Hello students, our today's class is devoted to organic chemistry point of view of CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। यानी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जो प्योरली IUPAC नोमेनक्लेचर पर बेस्ड होते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद इनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मीनिंग हो गया रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं वाई, मीन्स जिनमें वाई आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है। तो वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी समथिंग आपको A से B बना रखा होगा, फिर B से C बना रखा होगा, रिएजेंट्स दिए होंगे और आपको A B C जो होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं जो हमारे कन्वर्जन बेस्ड होते हैं। यानी जहां पे आपको पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट गिवन होगा, वो प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा। और ये सिंगल स्टेप भी होते हैं और मल्टीपल स्टेप भी होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कभी कभी नेम रिएक्शंस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो हमारी नेम रिएक्शंस होती हैं डायरेक्टली 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट नोट की फॉर्म में। लाइक राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन राइमर-टिमैन रिएक्शन, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ट्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इस तरह से हमारे पास शॉर्ट नोट की फॉर्म में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, वो जो आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप बात करें तो डिस्टिंग्विश टेस्ट की फॉर्म में। यानी आपको कोई 2 कंपाउंड्स गिवन होंगे। सपोज आपको कह दिया जाएगा कि आपके पास एक इथेनॉल है और दूसरा प्रोपेनॉल है, हम इन दोनों को किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसमें अलग अलग तरह के डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट हो गया, फिर आपके पास आती है हेलोफॉर्म टेस्ट के थ्रू भी आप कुछ चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आपने हिंसबर्ग टेस्ट एमाइन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ डिस्टिंग्विश पेयर्स आते हैं कंपाउंड्स के और आपको उनमें डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखना होता है। तो हम कहते हैं ये मेन टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, जिन पे आपको फोकस करना होता है। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से थोड़ा सा फियर उनमें आ जाता है, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलती है। बट आप समझिएगा, आपको एक तो बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको है ना एकदम स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल IUPAC नोमेनक्लेचर 1 और 2 मार्क्स का अगर IUPAC नोमेनक्लेचर आता है तो उसके लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए, वहाँ पे रिएक्शंस की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, तो ये चीज़ ऐसी है कि आप उसको भूलोगे नहीं। एक बार आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझ लिया, प्रॉपर उसका रीज़न समझ लिया, तो ये ऐसी चीज़ है जो आप नहीं भूलेंगे। जो मिक्स होती हैं वो सिर्फ रिएक्शंस मिक्स होती हैं, और वो भी तब होते हैं जब आप जस्ट उनको मगअप करते हो या उसको क्रैम करते हो, आप उनकी मैकेनिज्म नहीं समझते हैं, तब वो कंफ्यूज करती हैं, अदरवाइज़ वो भी कंफ्यूज नहीं करती। फिर भी देखिए ये 2 पार्ट ऐसे हैं जिनको आप बिना मतलब आप इनमें कोई रिएक्शंस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसके बाद अगर हम समझे डिस्टिंग्विश टेस्ट, यस डिस्टिंग्विश टेस्ट भी उस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने एक बार प्रॉपर समझ लिया कि ये डिस्टिंग्विश टेस्ट इस प्रॉपर, हमारे पास 3 या 4 तरह के NCERT में डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, और उन 3-4 डिस्टिंग्विश टेस्ट को आपने समझ लिया कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हैं तो हिंसबर्ग टेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसके बाद अगर हम ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं तो ल्यूकास टेस्ट से हम लोग
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम लोग समझें कि हमारे पास आता है जैसे आप हेलोफोम टेस्ट, तो हेलोफोम टेस्ट से हम लोग उन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनमें कीटोमिथाइल ग्रुप आता है, यानी जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन में कीटोमिथाइल ग्रुप आएगा वो हम कहेंगे कि हेलोफोम टेस्ट देते हैं। जिन एल्डिहाइड कीटोन में कीटोमिथाइल ग्रुप नहीं आता वो हेलोफोम टेस्ट नहीं देते। इसके अलावा अगर हम लोग सोचें तो ऐसे अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होने के बाद एक ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनमें हेलोफोम ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो ऐसे अल्कोहल्स भी हेलोफोम रिएक्शंस दे सकते हैं या आइडोफोम रिएक्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, हमें देखने हैं कि उन डिस्टिंग्विश टेस्ट वो कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट जो आ रहता है आपका, जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ कन्वर्जन में, और अगर आपके पास कभी शॉर्ट नोट आया नेम रिएक्शंस की फॉर्म में तो वहाँ रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिनमें अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, तो आप इस पार्ट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं उन सबके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे और कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर हम देखें कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जिस पे प्रीवियस ईयर कह दीजिए या लास्ट काफ़ी सालों से सीबीएसई फोकस करती है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे रीजनिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वाई वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसी से रिलेटेड आ जाता है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट होगा वो SN1 फास्ट देगा, कौन सा जो होगा वो SN2 फास्ट देगा, इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। और थर्ड अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें इस चैप्टर के अंदर तो वो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। थर्ड अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। और फोर्थ अगर हम लोग देखें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होता है वो आता है कंपटीशन बिटवीन SN एंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो कंपटीशन चलता है उसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिफ्थ अगर हम लोग इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे तो वो कभी कभी आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। इसमें चाहें तो आपके पास कायरल सेंटर वगैरह के बारे में पूछ ले, या फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं रेसेमिक मिक्सचर पर, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास बन जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके ये जो 4-5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, इनका रीजन क्या होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट पिक करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पहले हम लोग समझते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता क्या है और ये कहाँ से आता है। देखिए अगर हमारे पास कोई स्पीशीज ऐसी है जो पाई बॉन्ड के साथ, ये पाई बॉन्ड हो गया हमारे पास, और एक स्पीशीज ऐसी है लाइक हेलोजन है या कुछ भी आप ले लीजिए जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पाई बॉन्ड है और ये हमारे पास लोन पेयर है।
और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो हमें सबको पता है, देखिए पाई बॉन्ड और लोन पेयर जब अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसको हम लोग पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होने की वजह से अब इसकी क्या बनाई जा सकती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ, ये ग्रुप जो होगा वो अपने लोन पेयर यहाँ ड्रॉप कर सकता है और इसके पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो देखिए इनिशियली, और यहाँ पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो एक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो आपको इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या था, कार्बन और एक्स के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए कार्बन और एक्स के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो हम क्या कहें कि ये जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल है या डबल है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है इसको हम नाम देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। और हम कहते हैं कि इस बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं। मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है ये ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, ये सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड इसको नाम दिया जाता है। मीन्स अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ना तो सिंगल बॉन्ड के इक्वल होगी ना ही डबल बॉन्ड के इक्वल होगी। जैसे कि ये माना जाता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा लेकिन सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है। इसको हम लोग नाम देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिमिलरली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये ऑर्डर हमने जो बताया है ये बॉन्ड लेंथ का है। और अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो वो अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे, पार्शियल डबल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं कंपैरेटिवली पार्शियल डबल बॉन्ड के। यानी पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तो हमें समझ में आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस पर कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, व्हाई एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स और हेलोएरीन, हेलोएरीन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन आ गया, व्हाई एराइल हैलाइड्स और हेलोएरीन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसका एक रीजन क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही होगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें कह रहे हैं अगर हमारे पास आर एक्स मीन्स हेलो एल्केन है और एक हमारे पास एराइल हैलाइड का मीनिंग जब बेंजीन रिंग के साथ या फिनाइल रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड में जब कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पे जो हमारा एराइल हैलाइड होगा, इस एराइल हैलाइड का देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की जो स्पीड होगी या रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो हेलोजन होता है वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह आकर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल इस आर पे आकर जुड़ जाती है। यही हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात आती है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड में देखेंगे और अगर आप एराइल हैलाइड में देखेंगे तो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। मीन्स यहाँ से बॉन्ड जल्दी टूटता है और यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी से टूटता है या बहुत ज़्यादा जब हम लोग कोई ऐसी रिएक्शंस, अगर हम लोग कोई ऐसा हाई टेम्परेचर वगैरह देते हैं
या हम कोई ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ऐसा क्यों? तो अभी हमने देखा कि क्योंकि ये बॉन्ड हमारा प्योर सिंगल बॉन्ड है, जबकि ये क्या है, हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसके अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोन पेयर होते हैं और ये देखिए पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या आ गया, कॉन्जुगेशन में आ गया। तो जितनी भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ एक्स और कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कहेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। हालांकि इसके 2-3 रीज़न और भी है जो आप लोग पढ़ते हो कि यहाँ पे जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से क्या होगा, यहाँ का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से इसमें क्या इंक्रीज हो गए, परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हो गए। और अगर यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज हो गए तो हम कहेंगे कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। तो हम कहेंगे कि अब इतनी ईजिली ये जो कार्बन है इस हैलोजन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाने नहीं देगा, बिकॉज दैट कार्बन इज नाउ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहला रीज़न इसका ये होता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सेकंड रीज़न होता है कि एराइल हैलाइड में जो आपका अल्फा कार्बन होता है वो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ साथ ये जो अल्फा कार्बन होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे बॉन्ड की पोलैरिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। थर्ड रीज़न ये भी माना जाता है कि अगर ये X चला जाए और यहाँ पे फिनाइल रिंग पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, फिनाइल कैटायन। ये फिनाइल कैटायन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कैटायन होता है, बिकॉज ये कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे तो क्या है, रिच सोर्स है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इस कार्बन को हम क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे ये रिच सोर्स है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो कैसे ये पॉसिबल है? तो ये वाली जो स्पीशीज़ है काफ़ी अनस्टेबल होती है। तो हम थर्ड रीज़न जो इसका बताते हैं दैट इज़ द इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। उसके बाद एक फोर्थ रीज़न और भी हम लोग देते हैं इसके अंदर, वो ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है तो ये आर ग्रुप कम स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, जबकि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये जो फिनाइल रिंग होती है इसका साइज बड़ा होता है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये फिनाइल जो होगा वो एक स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी यहाँ अप्रोच नहीं कर पाता। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आप लोग देते हो इस क्वेश्चन के आंसर के, बट मेन रीज़न जो था वो वही था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। याद रखिएगा जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ऐसा कुछ बता के आओ तो कोशिश कीजिए कि आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करके आइए, किसकी, क्लोरोबेंजीन की या हेलो एरीन की। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से ही रिलेटेड होगा, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक आपके पास है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और एक आपके पास है क्लोरोबेंजीन, और आपसे पूछ लिया जाए विच इज मोर पोलर, विच इज मोर पोलर एंड वाई। तो देखिए हमें पता है जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होता है जिस स्पीशीज़ का, वो स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा पोलर होती है, और जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। मीन्स अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हैं तो उन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड Q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड D। तो जितना ज़्यादा म्यू होगा या डाइपोल मोमेंट होगा वो स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलर होगी। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड है। और अभी मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि D की वैल्यू, इस केस के अंदर D की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस केस में D की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं, और साथ के साथ फिर यहाँ पे चार्ज, अगर Q की बात करें तो यहाँ पे Q की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे Q की वैल्यू भी क्या होती है, चार्ज की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ऐसा किस लिए हुआ, D की वैल्यू कम क्यों हुई, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कम क्यों हुई, क्योंकि इसमें क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगेन। तो हम कहेंगे कि
क्लोरोबेंजीन जो है उसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा, सॉरी आपका जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट्स वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन क्लोरोबेंजीन। देखिए ये भी क्वेश्चन जो था हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से ही रिलेटेड था। इसके अलावा अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखिए और देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस हैं जो पीडीसी या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर डिपेंड करेंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखिए अगर हम कहेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे CH2 डबल बॉन्ड CHCl दैट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड एंड CH3 CH2Cl दैट इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड, करेक्ट। अब इसमें ये पूछ लिया जाए विनाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्ट देता है और क्यों देता है। तो अगेन देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग है ये Cl एज अ लिविंग ग्रुप जाएगा और उसकी जगह पर कौन आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये बॉन्ड जितना वीक होगा, ये बॉन्ड जितना वीक होगा उतना जल्दी क्या होगा, ब्रेक होगा। अगेन देखिए कहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, फिर से देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं लोन पेयर और ये है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो देखिए पाई बॉन्ड और लोन पेयर में क्या आ गया, हमारे पास कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर सकता है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाएगा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारे पास प्योरली सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये थोड़ा देर से ब्रेक होगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसकी रेट इथाइल क्लोराइड में क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली विनाइल क्लोराइड। और उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं क्या आया, हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। उसके बाद और देखिए हम लोग समझें कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास एलाइल, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है कि इथाइल क्लोराइड वर्सेस विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इनमें CX की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है किसकी ज़्यादा है और क्यों। तो देखिए इथाइल क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो CH3 CH2 और यहाँ आ गया X, और विनाइल क्लोराइड की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया X। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो विनाइल क्लोराइड की बात आप कर रहे हो तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे आपका कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ये आपका प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इथाइल क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि विनाइल क्लोराइड में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास अगर जैसे हम लोग कहें हमारे पास एक है क्लोरोबेंजीन और एक है हमारे पास इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा, इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एल्कोहलिक या एक्वस KOH में इसको डिज़ोल्व किया जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम इसको एसिडिफाइड करते हैं, HNO3 से। और थर्ड स्टेप में हम लोग इसको ट्रीट करते हैं AgNO3 के साथ। दोनों को 1 by 1 अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसके केस में कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, किसी भी तरह का वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बट अगर ये स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वाइट कलर का PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो Ag आयन होते हैं, सिल्वर आयन होते हैं, ये क्लोरीन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Ag और Cl का क्या बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। बट क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट्स वाई ये Cl इतना जल्दी यहाँ से लीव नहीं करेगा, तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन को और इथाइल क्लोराइड या कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसको हम लोग डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं इन स्टेप्स के थ्रू।
और उसके पीछे भी जो बेसिक जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, वो रीज़न पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही है, क्योंकि एराइल हैलाइड जो होते हैं वो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जबकि ये जो होते हैं बाकी एल्काइल हैलाइड वगैरह जो होते हैं वो आपका AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो हमने अभी देखे ये क्वेश्चन किसके थे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पिक करते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग देखें, देखिए अगर किसी भी स्पीशीज़ पर अगर कोई भी चार्ज आ जाता है तो वो स्पीशीज़ केमिस्ट्री में जो होती है वो अनस्टेबल बन जाती है। अगर हम समझे कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। और अगर आपने एल्काइल हैलाइड आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको थोड़ा सा गो थ्रू अच्छे से किया है तो आपको पता होगा ये कार्बोकैटायन हमें जो मिलते हैं SN1 मैकेनिज्म के थ्रू मिलते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो, अगर एलिमिनेशन की बात करेंगे तो वो E1 मैकेनिज्म में भी मिलते हैं। तो ये जो कार्बोकैटायन होते हैं ये वो स्पीशीज़ है जब कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री में किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आज कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो स्पीशीज़ हमारी क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अगर हम उस चार्ज को किसी तरह से डीलोकेलाइज कर सकते हैं या हम उस चार्ज को डिस्पर्स कर सकते हैं या उसके मैग्नीट्यूड को किसी तरह से कम कर सकते हैं, इट मीन्स हम उस स्पीशीज़ की या उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उस इंटरमीडिएट के बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो सभी को मालूम है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी लेते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन भी ले लेते हैं ना, दोनों के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास कभी कुछ ऐसा है कि हमारा जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसके साथ फिनाइल रिंग अटैच्ड है, तो देखिए हमारे पास जो फिनाइल रिंग है और ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारे पास फिनाइल रिंग अटैच है इस कार्बन के साथ जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा ये फिनाइल रिंग इस कार्बन के साथ अटैच होंगी इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन उतना ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ इस तरह से 2 फिनाइल रिंग अटैच करूं और ये फिर मैं यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग अटैच करूं, अब देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है 3 रिंग के ऊपर क्या कर सकता है, डीलोकेलाइज हो सकता है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगी, कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा बनेंगी। किससे ज़्यादा बनेंगी, अगर 2 फिनाइल रिंग प्रेजेंट होंगी। और ये और भी कम स्टेबल होगा, अगर हम देखें ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्पेरेटिवली अगर 1 फिनाइल रिंग अटैच होगी, यानी सिंपली बेंजाइल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 फिनाइल रिंग यहाँ अटैच है तो ऑब्वियसली कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 फिर 1। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं जो आता है हमारे पास वो रीज़न यही आता है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी या कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, यहाँ पे और भी कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो इस तरह से ये भी कार्बोकैटायन की हमारी क्या होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा कंपाउंड है वो SN1 में फास्ट रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड है जो SN2 में फास्ट रिएक्शन देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए एलाइल, अगर हम एलाइल की बात करें, एलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें और देखें कौन SN1 मैकेनिज्म फास्ट देगा, तो एलाइल हैलाइड जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हम लोग क्लोरीन लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड। और विनाइल हैलाइड की बात करेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारे पास आ गया Cl। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, तो अगर हम ये कहें कि अगर ये Cl यहाँ से जाता है तो
तो यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ये Cl यहाँ से रिमूव होता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है यानी ये कार्बोकैटायन बनता है, तो इसको कॉन्जुगेशन मिल रहा है कहाँ से, देखिए पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मिल रहा है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, डीलोकेलाइज हो सकता है। बट अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो पहली बात तो डीलोकेलाइज नहीं हो सकता। सेकंड थिंग क्या है, ये पाई बॉन्डेड कार्बन एटम पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी पाई बॉन्ड जो होते हैं दैट आर द रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसी कार्बन पर, तो ये बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। दूसरा है कि Cl के निकलने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो एलाइल हैलाइड है वो एलाइल हैलाइड क्या होगा, दैट आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। तो आप ये देखिए, जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है आप वहाँ कहेंगे कि वो हमारा जो कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, और जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी आपका मॉलिक्यूल की SN2 मैकेनिज्म की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि हमारे पास हमारा जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट अगर 3 डिग्री होता है, हमारा सबस्ट्रेट का मीनिंग हो गया कि हम लोग ये कहें कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री जो होगा वो मोस्टली SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। और अगर हमारा सबस्ट्रेट 1 डिग्री है तो पूरा चांसेस है कि वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, रिएक्शंस को प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंपाउंड का जो सबस्ट्रेट है वो तो है 1 डिग्री, बट उसका जो बीटा कार्बन होता है वो 3 या 4 डिग्री होता है। उस केस के अंदर वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं कहूँ CH3 और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास CH2Cl। अगर हम कहें कि इसकी SN1 और SN2 दोनों में से कौन सी मैकेनिज्म देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी SN1 के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ से अगर ये निकलता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट के थ्रू, और जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इस कंपाउंड में कार्बोकैटायन बनने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कहने का मीनिंग है कि ये है तो 1 डिग्री, बट फिर भी इसके अंदर क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म देने के चांसेस जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और 2 जो डिग्री होता है वो आपका SN1 के थ्रू भी और SN2 के थ्रू, दोनों में से किसी के भी थ्रू वो क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है। आपकी रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो SN1 के थ्रू रिएक्शन जाएगी या फिर आपकी SN2 के थ्रू रिएक्शन जाएगी। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है, और बाकी रिएक्शन कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है दैट इज इंपॉर्टेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है और इस पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो हम लोग समझते हैं। देखिए नॉर्मल जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, पहले तो हम लोग ये समझते हैं व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं हमारे पास, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो न्यूक्लियस लविंग होती हैं, मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर या हम कह सकते हैं कार्बोकैटायन पर जाकर अटैक करती हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और एक हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं कंपैरेटिवली उन्हीं स्पीशीज की न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ OH- आयन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसकी न्यूट्रल स्टेट मतलब H2O। अब H2O भी न्यूक्लियोफाइल है और OH- भी न्यूक्लियोफाइल है, बट ये OH नेगेटिव जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह Cn नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल होता है और HCN कहेंगे तो वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इसी तरह NH2 नेगेटिव भी
न्यूक्लियोफाइल होगा और NH3 भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन NH3 न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगा और NH2 नेगेटिव जो होगा वो हम कह सकते हैं एनायन या नेगेटिवली चार्ज आयन की कैटेगरी के अंदर आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो आपका Cl नेगेटिव होगा, Br नेगेटिव होगा, I नेगेटिव होगा, ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे स्पीशीज़ जिन पर लोन पेयर आ रहा है वो भी क्या होती हैं, हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर सकती है। अब इन सबके क्या होती है, एक साइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक साइट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन एटम के थ्रू। इसी तरह अगर हम कहें NH3, तो NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन एटम के थ्रू। तो OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो O एटम है। इसी तरह NH3 में जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो हमारे पास N एटम है। अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं हमारे पास, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे जिन न्यूक्लियोफाइल्स में दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है। वो वन टाइम पे वन डोनर एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हम लोग कहें Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, बट वन टाइम पे वो वन साइड से ही क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। यानी साइनाइड जो है उसकी दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, कार्बन भी है एज वेल एज नाइट्रोजन भी है। इसी तरह अगर हम लोग NO2 की बात करें तो NO2 जो होता है हमारे पास, इसमें भी ऑक्सीजन जो होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह से काम कर सकता है और जो नाइट्रोजन एटम होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह से काम कर सकता है। तो ये हमारे पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में क्वेश्चंस किस तरह से आता है, क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास RH यानी एल्काइल हैलाइड है, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करते हैं तो हमें मिलते हैं RCN यानी साइनाइड्स, और अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करेंगे तब हमें मिलेंगे RNC यानी आइसोसाइनाइड। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि साइनाइड क्या है हमारे पास, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अगर KCN की बात करें तो KCN जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो ईजिली आयोनाइज हो जाएगा K+ और Cn नेगेटिव में। अब जो Cn नेगेटिव होता है उसकी दोनों साइड्स फ्री होती हैं, कार्बन भी फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए और नाइट्रोजन भी फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कार्बोकैटायन पे अटैक करने के लिए। ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड क्यों बनाता है, यहाँ पे ये कार्बन के थ्रू इसलिए बॉन्ड बनाता है कि कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए जब RX की रिएक्शन या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवाई जाती है, इन दैट केस हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं, साइनाइड्स बनते हैं। उसके बाद अगर आप AgCN की बात करोगे तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास कोवैलेंट है। AgCN कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो वो जल्दी से Ag+ और Cn- में आयोनाइज नहीं हो पाता। तो इसका जो कार्बन होता है वो तो बॉन्डेड होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है किसके साथ, Ag एटम के साथ। तो सिर्फ इसकी नाइट्रोजन वाली साइट ही फ्री होती है बॉन्ड बनाने के लिए। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये जो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन एटम के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बन जाता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर KNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, और अगर AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पर ही बेस्ड है। उसके बाद देखिए, अगर हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट, जो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉम्पिटिशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, एलिमिनेशन में जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में या मल्टीपल बॉन्ड में। तो हम वहाँ कहते हैं एलिमिनेशन में एल्कीन या एल्काइन बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जहाँ बात आती है वहाँ पे क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में ही रहेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से एक दो मेन फैक्टर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, मान लीजिए कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, सपोज A,
या ऐसी स्पीशीज जिस पर लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो, ये दो तरह से वर्क कर सकती है। ये हम कह सकते हैं कि ये बेस की तरह से भी वर्क कर सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं। और ये स्पीशीज जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी वर्क कर सकती है, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये अगर ये हमारी जो स्पीशीज होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जो हमारी अटैकिंग स्पीशीज है, अगर वो बेस की तरह से रिएक्ट करते हैं तो हमारी रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन साइड में चली जाती है और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो एल्कीन या डबल बॉन्ड वाले बनेंगे। और अगर हम लोग कहें न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे अगर हम लोग कहें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रही है, इन दैट केस क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन की साइड चली जाएगी। अब बेस की तरह से वर्क करना और न्यूक्लियोफाइल की तरह से वर्क करना, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए हम फिर से टर्मिनोलॉजी समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या था? न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज थी जो कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन पर जाकर जुड़ने वाला है। जबकि बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो H+ आयन या प्रोटॉन को क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेस का काम क्या है? ये H+ आयन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होगा? ये कार्बन पर जाकर जुड़ेगा या कार्बन पर जाकर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। अब कब ये बेस की तरह वर्क करता है और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, उसकी भी दो बातें हैं कि अगर हम कहें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब वर्क करेगा और बेस की तरह से कब वर्क करेगा। देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनमें से मेन फैक्टर मैं आपको समझा देता हूं कि जहां पे अगर हम कहें कि इसका जो साइज है, इसका साइज या आप कह सकते हो बल्कीनेस इसकी कम है, अगर ये A- जो है ये स्मॉलर साइज का है या कम बल्कि है, तो हम कहेंगे कि ये किसकी तरह से वर्क करता है, तब ये वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह से। और अगर ये बल्की हो जाए यानी इसकी बल्कीनेस बढ़ जाए, तो फिर ये किसकी तरह से वर्क करता है, बेस की तरह से वर्क करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर एक और रीज़न होता है कि अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें रिएक्शन का, तब भी चांसेस होता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन की साइड में मूव कर जाती है। यानी सब्स्टिट्यूशन को कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, किससे, एलिमिनेशन से। तो दो बातें हमें समझ में आई कि कब कब हमारी रिएक्शन एलिमिनेशन की साइड में जा सकती है। नंबर एक कि अगर हम जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ले रहे हैं या जिसको हम लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज ले रहे हैं, वो स्पीशीज अगर बहुत ज़्यादा बल्की होगी तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो एलिमिनेशन की साइड मूव कर जाएगी। दूसरा हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दें, तब भी हमारी रिएक्शन एलिमिनेशन की साइड मूव कर सकती है। और होगा क्या, अगर आपकी रिएक्शन एलिमिनेशन की साइड में मूव कर गई तो मानकर चलिए आपके प्रोडक्ट जो बनेंगे उनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा या मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, लाइक एल्कीन्स वगैरह बन जाएंगी। तो हम इसके ऊपर अब जो हमने समझा है उसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन इसी बात पर डिपेंड करता है जो कई बार CBSE बोर्ड में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, लाइक when Rx is reacted with aqueous KOH, then alcohols are formed and when alkyl halide react with alcoholic KOH, then alkenes are the major product. Alkenes are major product. Why? देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन प्योरली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये क्या है, देखिए आप समझिएगा, अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं CH3CHClCH3, अगर हम ये कंपाउंड यूज करते हैं और इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन, यानी CH3CH डबल बॉन्ड
CH2। और अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एक्वस KOH के साथ, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, यानी CH3 CHOH CH3। मेजर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तब हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें समझाना है। देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं एक्वस KOH की, तो एक्वस KOH से हमें मिलता क्या है, हमें पता है जो KOH है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही वाटर में जाएगा वो आयोनाइज हो जाएगा K+ और OH नेगेटिव आयन में। तो वो जो OH नेगेटिव आयन होंगे जो वाटर में आ चुके हैं वो सराउंडेड हो जाएंगे किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से, वाटर के मॉलिक्यूल से इस तरह से। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे HOH इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, किसके साथ, इस OH के साथ। और इस तरह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो OH इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इस OH नेगेटिव आयन को पूरी तरह से सराउंड कर लेंगे। और उसके बाद आपका ये जो Cl जब यहाँ से रिमूव होगा तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। ये हमारे पास मैकेनिज्म होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें एल्कोहलिक KOH में, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, OH- आयन आपको मिलेगा, बट वो जो OH- आयन होगा वो अल्कोहल, क्योंकि आपने उसको अल्कोहल में लिया हुआ है। अल्कोहल या तो इथेनॉल होगा या मिथेनॉल होगा। तो मान लीजिए आपने इथेनॉल लिया हुआ है तो C2H5OH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, C2H5OH के साथ, C2H5OH। तो ये जो OH नेगेटिव आयन होगा ये सराउंडेड होगा किससे, इथेनॉल के साथ। अब अगर हम समझें कि इसकी बल्कीनेस ज़्यादा होगी या इसकी बल्कीनेस ज़्यादा होगी, देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली अल्कोहल के, या हम कहें मिथेनॉल और इथेनॉल के। तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा क्लस्टर बनेगा, इस क्लस्टर की बल्कीनेस कम होगी कंपैरेटिवली हमारा जो, अगर हमारा OH- आयन अल्कोहल से सराउंड हो जाएगा तो उस पूरे क्लस्टर की बल्कीनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये हमारा ज़्यादा बल्की हो जाएगा। और ये बल्की हो जाएगा, दैट्स वाई अब ये बेस की तरह काम करेगा। और बेस का काम क्या होगा, बेस का काम ये होगा कि ये बीटा पोजीशन, यानी ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और ये हमारा बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा कार्बन से H को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे ये बीटा कार्बन से बेस H को रिमूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक्वस KOH का यूज़ करते हैं तो हमारी रिएक्शन जो होती है वो हमारी जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, बिकॉज OH- आयन जब सराउंडेड होते हैं वाटर से तो उसकी बल्कीनेस क्या होती है, कम होती है। और हमारा OH नेगेटिव आयन किसकी तरह से वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से वर्क करता है। लेकिन जब हम लोग एल्कोहलिक KOH का यूज़ करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है कि हमारा जो एल्कोहलिक KOH में अल्कोहल के मॉलिक्यूल जब OH- आयन को सराउंड करते हैं तो जो वो पूरा क्लस्टर बनता है तो वो पूरा का पूरा उसकी बल्कीनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वो किसकी तरह से वर्क करता है, बेस की तरह से वर्क करता है। और वो आपका जो H एटम होते हैं जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वहाँ से कार्बीटा पोजीशन से H एटम को रिमूव कर लेता है। और जैसे ही H एटम को ये रिमूव करेगा यहाँ पे हमारी मैकेनिज्म एलिमिनेशन साइड में चली गई और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट क्या मिला, हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट मिल रही है एल्कीन। तो ये इसका क्या है, हमारे पास कुछ रीज़न है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमें पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये होती है कि हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो होता है 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और वो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ड्यू टू हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कंपनसेशन का मीनिंग हो गया कि हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा लीवो रोटेटरी है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो जो लीवो रोटेटरी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है वो सैंपल में से पास होने के बाद क्या जाती है, स्ट्रेट वे जाती है, वो रोटेट नहीं होती है। तो हमारा जो सैंपल होता है, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है।
उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड शो करे उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो नेसेसरी कंडीशन होती है कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। हमारा कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और अगर हमारे कंपाउंड में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। अगर एक कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट है तो उसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती है। तो आपकी जो एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में बस एक इतना ही टॉपिक दिया गया, उससे आगे उससे बियॉन्ड नहीं दिया गया। जैसे वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एलिन्स वगैरह आती हैं, एलिन्स में कायरल कार्बन नहीं होते हैं, लेकिन वो एलिन्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही क्या होता है, कायरल होता है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है। दैट्स वाई जो सब्स्टिट्यूटेड एलिन्स होती हैं वो क्या शो करती हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, इवन उनमें कायरल कार्बन नहीं होता। बट ये डिटेल जो है आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दी गई। दैट्स वाई अगर आप बच्चों सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इतना ध्यान रखिए, जहां आपको कायरल कार्बन दिखाई दे जाए, इट मीन्स एक सिंगल कायरल कार्बन दिखाई दे जाए, मीन्स वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब कायरल कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें CH3 CHOH C2H5, अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो ये कार्बन जो है हमारे पास क्या होगा, कायरल कार्बन की तरह से वर्क करेगा, तो ये कंपाउंड जो है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हम कहें CH3 CH2OH तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें ये जो कार्बन है ये 2H से जुड़ा हुआ है जो क्या है, हमारे सिमिलर ग्रुप है। कंडीशन ये है कायरल कार्बन वो होता है जिसमें 4 जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होंगे। तो अगर आपको एक ऐसा कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। उसके बाद अगर हम लोग समझें इस चीज़ को तो एक हमारे पास आते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, देखिए जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं मीन्स ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होगा उसका एक अदर पेयर होगा, वो पेयर अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरे वाला क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। तो हम कहते हैं इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CHOH और ये C2H5, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पे ये हमारा है कायरल कार्बन आ गया हमारे पास, और अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, CH3C और यहाँ पे हमारे पास OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे हमारे पास अगेन C2H5 आएगा, यानी सब कुछ सेम रहेगा। बस ये वाले कायरल कार्बन पे जो 2 ग्रुप हैं ये राइट एंड लेफ्ट ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे हमारे पास मिरर इमेज अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। यानी इनेंशियोमर्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं और एज इट इज़ के ऊपर रखने की कोशिश करूं तो ये इमेज इसको कवर नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स मतलब जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी के। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी सिर्फ ये होती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन होती है रोटेट करने की वो दोनों की डिफरेंट होती है, इवन एंगल भी सेम होता है। ये PPL मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये उतने ही एंगल से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये उतने ही एंगल से क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो मीन्स जो इनेंशियोमर्स होते हैं, इसीलिए जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो आप उनको सेपरेट जल्दी से नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो ये होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको
जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इस तरह से हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स और मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट चैप्टर हमारा एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का बनता है, उसमें से हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।